Hello everyone, today we will discuss about the change to the cylindrical coordinates. ठीक है, चेंज द वेरिएबल इनटू द cylindrical coordinates. जो लास्ट लेक्चर किया था हमने, उसके अंदर हमने जो वेरिएबल चेंज किए थे पोलर कोऑर्डिनेट्स किए थे. तो पोलर कोऑर्डिनेट के जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं तो वेरिएबल्स चेंज करते हैं, तो वहाँ पर दो ही वेरिएबल्स आती हैं, एक एक्स आता है और एक वाई आता है. तो सिलेंड्रिकल के अंदर हमारे पास 3 डिमेंशन में होगा, दैट इज़ 3 जो वेरिएबल्स होंगे, एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जेड होगा. तो जब हमें सिलेंड्रिकल के अंदर चेंज करना है तो सेम पोलर के जैसे ही करना है, बस वहाँ पर 2 डिमेंशनल था, यहाँ पर 3 डिमेंशनल आ रहे हैं. तो यहाँ पर भी आपने एक्स को क्या पुट करना है, आर कोस थीटा पुट करना है और वाई को आर साइन थीटा पुट करना है. और जेड का ये याद रखना है कि जेड का जेड ही रहने देना, जेड को कुछ भी चेंज नहीं करना. तो हमारे पास अगर पूछें तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जस्ट आर कोस थीटा और आर साइन थीटा होते हैं, जबकि जो सिलेंड्रिकल होते हैं आर कोस थीटा, आर साइन थीटा और जेड आ जाता है हमारे पास. तो जो कोबी निकालना है, एक बार एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू जेड, सेम वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू जेड. तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे. जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपने, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट नीचे से खोलेंगे तो 2/2 का ही डिटर्मिनेंट बचेगा और उसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, आर ही आएगा. तो इस जोकोबियन जब जोकोबियन हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स का निकाला था, उसका भी हमारे पास जोकोबियन जो है वो आर ही है, और सिलिंड्रिकल का भी हमारे पास जोकोबियन जो होता है वो आर ही होता है. ये दिमाग में ही रख लेना, बार बार क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके अंदर जो हमारे पास जो वॉल्यूम निकालना हमने एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी जेड का, तो डी एक्स डी वाई जो डी जेड है वो किस में चेंज होता है हमारे पास, जोकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा के अंदर. तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. तो यहाँ पर जोकोबियन भी आएगा आपके पास, जोकोबियन डी आर डी थीटा डी जेड भी आएगा. तो यहाँ पर जो है वो उसके अंदर चेंज होगा, एक्स का आर कोस थीटा, वाई का आर साइन थीटा और जेड का जेड ही रहेगा आपके पास. ठीक है. तो जोकोबियन की हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, आर, वो सब्स्टिट्यूट होगी. क्वेश्चन कर लेते हैं एक. हाँ, हमारे पास जो वॉल्यूम निकालना है जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड. अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करना है या फिर सिलेंड्रिकल में चेंज करना है या फिर स्फेरिकल की चेंज करना है. तो ये सब कुछ हमारे पास क्या दिया होता है, हमें कैसे पता चलेगा, ये हमारे पास जो ओवर द रीजन दिया होता है जिसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो वहाँ से पता चलता है. वहाँ पर हमारे पास अगर तो सर्कल दी है, एलिप्स दी है, तो फिर पोलर में चेंज होते हैं. अगर आपके पास सर्कल के साथ एक लाइन भी आ रही है आपके पास, तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल बन जाएगा आपके पास. ठीक है. देखो, एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है, एक लाइन की इक्वेशन बन रही है आपके पास, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, सिलेंड्रिकल. तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, जेड को जेड. अभी मैंने बताया था कि जस्ट जोकोबियन की वैल्यू सिलेंड्रिकल में भी कितनी आई थी हमारे पास, आ रही थी. तो इसका मीनिंग डी एक्स डी वाई जेड की वैल्यू जो है जोकोबियन इंटू डी आर डी थीटा डी जेड आया. तो जोकोबियन की वैल्यू आ रहे हैं हमारे पास. तो यहाँ पर दिमाग में रखना है, जो आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है. हमें आर की चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना है यहाँ पर. और जेड की जो वैल्यू है उन्होंने खुद ही दे रखी है, वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 2 से 3 कर रही है. और थीटा जो है इसके अंदर वही आएगा, अगर फुल दे रखा है तो मोस्ट सिलेंड्रिकल में फुल्ली होता है, तो हमारे पास 0 टू कितना आएगा, थीटा की जो लिमिट्स होगी वो 0 to 2 पाई होगी. बाकी जेड की वैल्यू, जेड की जगह जेड ही रहेगा. यहाँ पर एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट कर दिया, वाई की जगह आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई की जेड की जगह जोकोबियन इंटू डी आर डी थीटा डी जेड फिल कर दिया. तो वो जोकोबियन की वैल्यू हमारे पास आर थी, वो एज इट रहा. तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी. अब देखो, सभी की लिमिट कांस्टेंट है, सभी की लिमिट अगर कांस्टेंट है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर भी हमने टाइप फर्स्ट की थी, जिसके अंदर अगर कांस्टेंट लिमिट आ रही है तो तीनों की इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट कर सकते हो. आर की सेपरेट कर दी हमने, थीटा की सेपरेट कर दी और जेड की विद रिस्पेक्ट टू वो सेपरेट कर दी, सभी की इंटीग्रेशन करके, और सभी की लिमिट्स क्या कर दी हमने, फिल कर दिए. तो इसी के रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे. इसके अंदर जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो ए स्क्वायर आ रही है. तो अगर आर की लिमिट्स की बात करेंगे जहाँ पर हम, तो आर जो वेरी करेगा वो 0
आर और ए के बीच में करेगा, दैट इज़ जो आर की लिमिट्स आएंगी वो 0 टू ए आएंगी, ठीक है। जेड की उन्होंने खुद ही दे रखी है 0 टू एच, और थीटे की मैंने आपको बताई है सिलेंड्रिकल में थीटे की जो लिमिट्स होती है वो हमारे पास जो है 0 टू कितना होगा हमारे पास 2 पाई होगा। तो लिमिट्स मैंने आपको बता दी हैं, तो क्वेश्चन को खुद आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, चेंज द वेरिएबल्स इनटू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब स्फेरिकल में भी 3 होते हैं वेरिएबल्स, सिलेंड्रिकल में भी 3 होते हैं। फिर से यही बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर में चेंज करना है या स्फेरिकल में चेंज करना है। उन्होंने तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोलना, तो ये जो है वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर आपके पास जब भी सिलेंडर का क्वेश्चन होगा एक सर्कल की इक्वेशन होगी और एक लाइन की इक्वेशन होगी। तो जब एक सर्कल के साथ लाइन आ रहा है तो फिर हमारे पास सिलेंडर बनेगा। अगर अकेला सर्कल आ रहा है तो फिर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, डबल इंटीग्रेशन में आएगा। अगर सर्कल के साथ लाइन आ रही है दैट इज़ वो हमारे पास क्या बनेगी, सिलेंड्रिकल बनेगी। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर भी एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और एक जेड की अकॉर्डिंग एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो नेक्स्ट जो है स्फेरिकल के अंदर क्या होगा आपके पास, सर्कल की जगह यहाँ पर स्फीयर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि स्फीयर के अंदर 3 डिमेंशनल होता है तो यहाँ पर वो आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो वैल्यू जो फिल करनी है जो सिलेंडर और सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने सेम फिल की थी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एक्स को क्या पुट करते थे हम, वहाँ पर आर कोस थीटा पुट करते थे। तो यहाँ पर तीसरा जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा वो फाई होगा। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए वही है कि एक्स को क्या पुट करना है, आर कोस थीटा, और साथ में क्या लेके आना है, साइन फाई, ठीक है। वाई को क्या पुट करते थे हम पोलर्स में, आर साइन थीटा, और यहाँ पर साइन फाई भी क्या लेके आना है साथ में, जैसे ऊपर लिया था साइन फाई और इसमें भी क्या लेके आना है आपने, साइन फाई लेके आना है, ठीक है। ये तो वैसे ही आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट के, जैसे आर कोस थीटा पुट करते थे, आर कोस थीटा के साथ साइन फाई आ गया, आर साइन थीटा पुट करते थे, आर साइन थीटा के साथ साइन फाई ले लिया। अब जेड में क्या है, साइन फाई ऊपर हो चुके हैं, तो जेड में आपने पुट क्या करना है, आर कोस फाई। जो को भी फिर से वही एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू जेड की जगह यहाँ पर फाई आ गया। तो ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई का करना है, विद जेड का करना है। जब सारी डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो जकोबियन है वो आर स्क्वायर साइन फाई आएगा। तो इसका जकोबियन भी आपने क्या करना है, लर्न कर लेना है। देखो सब पोलर कोऑर्डिनेट का जकोबियन था आर, सिलेंड्रिकल का जकोबियन आया था आर, और स्फेरिकल का जो जकोबियन होता है वो हमारे पास कितना होता है, आर स्क्वायर साइन फाई। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, कई बुक्स में एक्स की जो वैल्यू है वो उन्होंने दे रखी होती है आर थीटे की जगह फाई कर देते हैं, फाई की जगह थीटा कर देते हैं, दैट इज़ साइन थीटा आ गए यहाँ पर, और कोस फाई, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी क्या, आर साइन फाई, थीटे की जगह फाई कर दिया उन्होंने, साइन फाई, और साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, जो बीच का टर्म है वो सेम रहनी इसमें, ठीक है। तो z की जो वैल्यू है यहाँ पर मैंने कोस फाई लिया था, तो z में थीटे की जगह मैंने बोला था फाई लेना है आपने, फाई की जगह थीटा लेना है, तो यहाँ पर कोस थीटा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये वैल्यूज़ लेते हैं तो इसमें जो जकोबियन आएगा, क्योंकि हमने थीटे को फाई में कन्वर्ट किया है, तो जकोबियन जो है वो बनेगा यहाँ पर आर स्क्वायर साइन फाई आएगा, फाई की जगह साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है कि है तो चीज़ वही है, थीटे की जगह यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फाई ले ली है और फाई की जगह थीटा ले लिया, तो उसके रिगार्डिंग जो है हमारे पास जैकोबियन जो है वो आर स्क्वायर साइन फाई ना होके साइन थीटा बन जाएगा अगर यहाँ पर चेंजेस आती हैं तो क्वेश्चंस के अंदर। फ़िलहाल आपने यही लर्न करना है, तो उसी के रिगार्डिंग आपने चेक करना है। तो इसका जैकोबियन जो है वो आर स्क्वायर साइन फाई होता है। ये मैंने इसलिए बताया था आपको कि आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी एक्स को आर कोस थीटा पुट किया है और वाई को आर साइन थीटा पुट किया, और उनके बीच में क्या ले आना आपने साइन फाई, और जेड को साइन फाई ऊपर हो चुका है और जेड को क्या पुट करना है अपने आर कोस फाई। तो लर्न करने के लिए ईजी था, इसलिए मैंने इस मेथड से बताया था। तो जैकोबियन इस मेथड से क्या आएगा आपके पास, आर स्क्वायर साइन फाई आएगा। तो डी एक्स डी वाई जेड की वैल्यू फिर से वही जैकोबियन इंटू डी आर डी थीटा डी फाई आएगा, और जैकोबियन की वैल्यू मैंने आपको बताई है सेफेरिकल में क्या होती है, आर स्क्वायर साइन फाई होती है। ठीक है, अब लिमिट्स की बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो आर की लिमिट्स होती थी वो 0 टू रेडियस होता था आपके पास। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर रूट होता, तो आपके पास थीटे की जो वैल्यू होती थी फुल आपके पास आता था, तो 0 टू 2 पाई आता था। और यहाँ पर हमारे पास फाई आ रहा है, तो फाई की जो लिमिट्स होती हैं वो दिमाग में रखनी है, 0 टू क्या होती है, पाई होती है। ठीक है, जो फाई होगा वो 0 टू पाई होगा, और तो जो थीटा होगा 0 टू 2 पाई होगा। अगर हमने थीटे की जगह फाई ली है, फाई की जगह थीटा ली है, तो फिर लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएगी। थीटे की जगह थीटे की लिमिट्स 0 टू पाई आएगी और फाई की लिमिट्स 0 टू 2 पाई आएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जब क्वेश्चन के अंदर हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जैकोबियन जो फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आर स्क्वायर, तो सेम एज इट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की बार बार वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया। ये पहले में से आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन निकलेगा, अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, उसकी वैल्यू 1 होती है। वो बाद में फिर से आपके पास जो है आर स्क्वायर कॉमन निकल के साइंस के कोस स्क्वायर फाइव बच के उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, आइडेंटिटी लग जाएगी। और इसकी सीधी ही वैल्यू याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास भी कितनी आती है, आर स्क्वायर ही होती है। जैसे पोलर में होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, सेम इसमें भी हमारे पास 3 डायमेंशनों की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर ही। बाकी यहाँ पर फिर से वैसे ही करना है, डी एक्स डी वाई की जगह जैकोबियन आना था, जैकोबियन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आर स्क्वायर साइन फाइव डी आर डी थीटा डी आर। तो तीनों की लिमिट्स क्या कर देनी है, कांस्टेंट आ रही है, सेपरेट कर दी, सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, तो उनकी लिमिट्स के फिल करके हमारे पास जो है आंसर 4 पाई ओवर कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन दिया आपको खुद सॉल्व करने के लिए, ये ट्राई करना आप लोग। तो यहाँ पर देखो आपके पास सफ़ेयर की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो रीजन से पता चलेगा कि हमें किस में चेंज करना है। जो गिवन रीज़न दिया होगा, अगर सर्कल दिया है तो पोलर में चेंज होगा, अगर सर्कल के साथ एक लाइन की इक्वेशन आ रही है तो सिलेंडर में होगा, अगर आपके पास सफ़ेयर दे रखा है तो फिर सफेरिकल में चेंज होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हो आप। अगर स्टेटमेंट में आपके पास ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द रीजन ये दे रखा है आपके पास, रेडियस की वैल्यू 1 दे रखी है। तो यहाँ पर जस्ट शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, 4 पाई ओवर 15 ए प्लस बी प्लस कितना है सी। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ रिगार्ड करें तो यहाँ पर 2 ही टर्म्स दे रखी हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपेयर करो नीचे वाले क्वेश्चन के साथ, ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 1 आ रही है और सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। तो इसके अंदर जब हम क्वेश्चन के अंदर वैल्यू फिल करोगे, देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, अगर बड़े मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते तो 1-2 पेज का क्वेश्चन बनना था। तो यहाँ पर इसी के साथ जब आप कंपेयर करोगे शॉर्टकट मेथड के साथ, तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट आ रही थी, तो उसके अंदर जो है उसके अंदर हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 0 इंटू क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर। तो बी की और सी की वैल्यू दोनों ही क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है।
तो इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के अंदर हम बी और सी की और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 0 आ रही है, सी की वैल्यू 0 आ रही है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास आंसर कितना बन गया 4π/15। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, अगर बड़े मेथड से करते हो तो 2 पेज का बन जाएगा। अगर यहाँ से कंपेयर करके करते हो तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर जब आप फिल करोगे सी की वैल्यू 0 आ रही है तो वैल्यू फिल करोगे तो वो कितना बन गया 8π/15 बन गया। सीधा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है अब पिछले वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही है, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है वो चेंज आ रही है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर शॉर्टकट मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है एक फर्स्ट पॉजिटिव ऑक्टेंट। अब देखो जब सर्कल होता है तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, और जब स्फीयर होता है तो हमारे पास 8 हिस्से होते हैं, दैट इज़ ऑक्टेंट 8 हिस्से होते हैं। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट बोला है तो पॉजिटिव ऑक्टेंट मीन एक ही हिस्सा निकालना है। जैसे सर्कल में फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालते थे तो पहले वाला भी निकालते थे, तो उसके अंदर थीटे की जो लिमिट लेते थे हम 0 to π/2 लेते थे। अगर पूरा सर्कल दिया है तो थीटे की लिमिट जो है 0 to 2π होती थी। सेम इसमें है, अगर पूरा स्फीयर बोला है तो थीटे की लिमिट जो है वो आपके पास 0 to 2π आएगी, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेंट बोला है तो थीटे की जो लिमिट्स होंगी वो 0 to π/2 चली जाएंगी। बस इसका यही ध्यान, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही आना है। एक्स को पुट किया, वाई को पुट किया, आर को पुट किया, आर की लिमिट्स हमारे पास वही रीजन से आ जाएगी। और यहाँ पर आर की जो वैल्यू है, r² की वैल्यू कितनी है 1, तो आर की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। फाई की वैल्यू मैंने बताई थी, यहाँ पर 0 to कितनी होती थी पाई होती थी, लेकिन जब फर्स्ट ऑक्टेंट का अगर फुल का आ रहा है तो फाई की जो लिमिट से 0 to पाई होती थी और थीटे की 0 to 2π होती थी। लेकिन जब फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हो रही है तब हमारे पास जो है फाई की और थीटे की दोनों की लिमिट जो है वो π/2 जाएगी। बाकी उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपने सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ पर dx dy dz की वैल्यू सेम रहेगी, r² sin phi dr dz, ठीक है। नीचे आपने फिर से वही x², देखो माइनस कॉमा निकालोगे तो अंदर बन जाएगा x² + y² प्लस का z², और x² + y² z² की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी थी, होती है हमारे पास r²। लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व करके देखा था। तो यहाँ पर फिर से वही है कि सभी की इंटीग्रेशन सेपरेट कर देनी, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट आ रही है। तो 3 इंटीग्रेशन बन रही है, थीटे 1 की इंटीग्रेशन करोगे थीटा आ जाएगा, साइन फाई की इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कोस फाई आ जाएगा। इनकी इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो गई, लेकिन जो I1 है उसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, तो इसलिए इसको अलग से सेपरेट सोल्व कर रखा है। I1 को +2 के मेथड से ही सोल्व करना है। r² को पुट कर दिया साइन थीटा, साइन भी पुट कर सकते हो, कॉस भी पुट कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो डी आर निकालना, डिफरेंशियल निकाली, साइन की डिफरेंशियल कितनी आ गई कॉस dt। आर को 0 पुट किया तो उसके रिगार्डिंग टी की लिमिट्स 0 आ गई, आर को 1 पुट किया तो टी की लिमिट्स कितनी आ गई π/2। अब लिमिट्स चेंज हो गई हैं तो फिर से यहाँ पर मैंने लगा दिया कोस टी के साथ कोस टी कैंसिल हो गया, यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला लगाया। और रिडक्शन मैंने पहले भी बताया था, पहली बार क्या करना होता है आपने ऊपर जो है एक जस्ट कम करना है, फिर 2 का डिफरेंस लेना है। लेकिन यहाँ पर है ही हमारे पास 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे कितना आ गया 1 ही आ गया, और नीचे हमने 2 माइनस करके 2 आगे करते जाना है। लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आना है, 0 तो हमने लेना ही नहीं है। और ये इवन पावर आ रही है तो इवन पावर के लिए क्या लगा देना हमने π/2, साथ में मल्टीप्लाई में लगा देना। अगर ओड होती तो हमारे पास हमने π/2 नहीं लेना था यहाँ पर, ठीक है। जैसे I2 और I3 की वैल्यू फिल की, तीनों आइज़ की जो है I1 I2 I3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाला आंसर बन रहा है। तो इसका शॉर्टकट अगर आपने इसी क्वेश्चन का देखना है तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट जो है वो मैंने नीचे लिखा है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर जो है शॉर्टकट है 1 - x² / a² - y² / b² - z² / c² ओवर द रीजन क्या है हमारे पास जो है वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास π² × a × b × c ओवर कितना होगा 4। ये कुछ शॉर्टकट्स दे रखे हैं, ये शॉर्टकट्स आप लर्न कर सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल जो है
खाली। तो एरिया ऑफ सर्कल तो हमें 10th क्लास तक भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अगर अकेला ही सर्कल दे रखा है, उन्होंने क्या बोला यूजिंग द इंटीग्रेशन, तो हम इतना बड़ा मेथड क्यों लगाए, क्योंकि हमें तो MCQ ही आना, तो MCQ में सीधा ही आंसर दिया होगा। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ रही है ए, तो पाई ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर आंसर जो है वो आपका। तो जस्ट आपने ट्रिक्स लगानी है। अगर सिंपल से क्वेश्चन दे रखे तो सिंपल के सिंपल मेथड के फॉर्मूले जो है वो अपने दिमाग में रखने हैं। एरिया ऑफ एलिप्स, अरे एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है हमारे पास, पाई ए इंटू बी ही होता है। ये जो सर्कल है वो यही एलिप्स से निकला है, दैट इज़ इसमें ए और बी की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू फिल करोगे तो वो आपके पास पाई ए स्क्वायर आ गया। तो नेक्स्ट जो है एरिया बिटवीन द पैराबोलास दे रखी है, दोनों पैराबोलास है स्टैंडर्ड दे रखे हैं, ये भी मैंने शॉर्ट कर ही बताया आपको। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान देना कि ए जो होगा वो आपके पास इसमें और इसमें जो है वो सेम आना चाहिए आपके पास, तभी ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा। और इसके अंदर जो इन दोनों के अंदर जो ये रीजन आ रहा है उसका एरिया जो है वो निकलेगा हमारे पास 16a²/3, ठीक है। यहाँ पर कार्डियोड की इक्वेशन दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्डियोड है आपके पास। तो कार्डियोड की इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड की होती है 1 - a × 1 - cos थीटा। और इसकी जो लिमिट्स है वो दिमाग में रखना, पेपर में MCQ में इसकी लिमिट्स पूछ सकते हैं। थीटे की जो लिमिट्स होती है वो 0 to पाई जाएगी, और आर की लिमिट्स उन्होंने खुद ही दे रखी है, ये वाली जो गिवन इक्वेशन होगी वो आपके पास आर की लिमिट्स ही आती है। आर की लिमिट एक तो लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी, और अपर लिमिट्स उन्होंने खुद ही दे रखी है a × 1 - cos थीटा। तो इसका जो आंसर है आपके पास चाहे लेफ्ट कार्डियोड आ रहा है चाहे आपके पास राइट कार्डियोड आ रहा है, तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है हमारे पास जो होते हैं 3/2 इंटू पाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन आपने पूरी सोल्व करनी है तो यहाँ पर क्या है कि 2 टाइप्स में क्या आ रहा है, यहाँ पर सिमेट्रिकल आ रहा है, तो यहाँ पर 2 टाइम कर दोगे, लिमिट्स इसकी 0 to पाई आ जाएगी एक के लिए, फुल के लिए नहीं बताई थी मैंने, लिमिट्स हाफ के लिए बताई थी। इतना पोर्शन सोल्व कर लोगे, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो पूरे का ही निकल आएगा। तो आधी की जो लिमिट थी 0 to कितनी थी हमारे पास पाई, और आर की लिमिट जो थी वो 0 to जितनी भी गिवन इक्वेशन होगी वो आपके पास होगी। अगर राइट कार्डियोड की बात करें तो उसमें भी लिमिट सेम ही रहती है 0 to आधे हिस्से की, इतने हिस्से की फाइंड करना, और उसको 2 के साथ क्या करवाना है मल्टीप्लाई। तो इसके लिए भी लिमिट 0 to पाई ही रहेगी, और आर की वैल्यूज़ एक तो 0 रहेगी, दूसरी आर की वैल्यू उन्होंने खुद ही दे रखी होगी राइट की, राइट में प्लस आता है तो a × 1 + cos थीटा आ जाएगा। और इसका एरिया जो है चाहे लेफ्ट कार्डियोड आ रहा है चाहे राइट कार्डियोड आ रहा है, दोनों का सेम ही रहेगा 3/2 पाई a स्क्वायर। नेक्स्ट जो है शॉर्टकट मेथड है लेमनीस्केट का। लेमनीस्केट में हमारे पास 4 पार्ट्स सिमेट्रिकल होते हैं, 1 2 3 और 4। हमें एक्चुअली सॉल्व एक ही करना था और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। अगर एक पार्ट की हम बात करें यहाँ से लेके इतने पोर्शन की, तो यहाँ पर जो लिमिट्स हैं थीटे की वो 0 to कितनी होती है हमारे पास पाई/4 होती है, ठीक है। पाई/4 क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर 90 का क्या बन रहा है हाफ बन रहा है, ये वाला एंगल जो है, तो दैट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जाना आपने, दैट इज़ 0 to कितना आ रहा है हमारे पास पाई/4। तो थीटे की लिमिट 0 to पाई/4 होगी, और आर की वैल्यू आप एक तो 0 लेनी है और एक आर की वैल्यू यहाँ से निकालो जो गिवन इक्वेशन होगी। गिवन इक्वेशन में आर स्क्वायर दिया, आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लोगे, एक स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आ गया और cos 2 थीटे का ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसका एरिया कितना होता है हमारे पास a²। अगर आपने इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है तो इसके मैंने बताए थे कि 4 सिमेट्रिकल पार्ट होते हैं, तो थी लिमिट्स आपने क्या लेनी है 0 to पाई/4, और दूसरी लिमिट r की लेनी है, और उसको 4 के साथ क्या करवाना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो हमारे पास है कि स्फीयर की जो इंटीग्रेशन जो है वो निकालनी है आपने यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो भी लर्न कर सकते हो। स्फीयर का वॉल्यूम की बात करें, स्फीयर की वॉल्यूम की हमने 10th क्लास तक 9th 10th में तक पढ़ा हुआ है। उसका क्या होता था 4/3 पाई r³ होता था। r यहाँ पर क्या होता है रेडियस, तो r की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है a,
वही आएगा। अगर फर्स्ट ऑक्टेंट बोला है तो जस्ट कितना आएगा आपके पास, अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब होता था। तो यहाँ पर एरिया पूछा गया है आपके पास इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अगर पूरा एरिया पूछे जाए तो आपके पास वो कितना होता था 4 पाई आर स्क्वायर होता था। सरफेस एरिया की बात करें 9th क्लास में ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था स्फीयर का एरिया, ठीक है। अगर ऑक्टेंट की बात करें तो ऑक्टेंट में 8 हिस्से होते थे मैंने बताया था, तो इसको 8 के साथ क्या करवा देना है डिवीज़न। तो डिवीज़न करवा के अगर एरिया की फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें तो वो हमारे पास बन जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 9th क्लास के ही फॉर्मूले हैं जस्ट, तो उसी में थोड़ी सी चेंजेस करनी है आपने, तो शॉर्टकट्स जो हैं वो आपके तैयार हो जाते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाला बन जाता है आपके पास हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर फुल स्फीयर की बात करें एरिया की तो फुल स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। अगर ऑक्टेंट की बात करें तो उसको 8 के साथ डिवीज़न कर देनी है, 8 के साथ डिवीज़न करके 1/2 पाई आर स्क्वायर आ गया। बस यहाँ पर आर की जगह अगर यहाँ पर क्या दे रखा है ए, तो मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है। वॉल्यूम की बात करें तो 9th क्लास में वॉल्यूम पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है ए आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास 4/3 पाई ए बी सी होता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन की ए बी से कंपेयर करके जो अगर क्वेश्चन कोई आता है तो फुल उसका वॉल्यूम निकालना है ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ, तो आप इसकी सीधी ए बी सी की वैल्यू फिल कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाय द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में बताया था मैंने पहले भी शायद, x = 0, y = 0, z = 0 लेना है और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम निकालना है कोऑर्डिनेट प्लेन्स और ये वाले प्लेन के अंदर, तो हमारे पास वो होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय द 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो मैंने एग्जांपल दे रखी है, तो यहाँ पर मैंने एक टेट्राहेड्रन और एक प्लेन लिखा है, कोऑर्डिनेट प्लेन से होने ही होने हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है, सी की वैल्यू 6 आ रही है। इसके अंदर वैल्यू फिल करोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा। सेकंड, इसी के रिगार्डिंग मैंने एक और एग्जांपल ली है। प्लेन की इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, बस ये दिमाग में रखना है जो प्लेन की इक्वेशन होती है इस फॉर्मूले के अंदर, उसके अंदर राइट हैंड साइड में कितना होता है हमारे पास 1 होता है। अगर प्लेन की इक्वेशन दे रखी है इस टाइप की तो आपने राइट हैंड साइड पे 1 बनाना है। जो भी राइट हैंड साइड में टर्म होगी उसको साथ दोनों तरफ क्या करवाना है आपने डिवीज़न, फिर डिवीज़न करवा के आपके पास राइट हैंड साइड में 1 बन जाएगा। जो टर्म आएगी उसके साथ कंपेयर करोगे तो ए बी सी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर लिखे हैं फॉर्मूले 9th क्लास के, वो भी आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ सोल्व कर सकते हो, लेकिन बड़े लेंथी पड़ जाती है, इसलिए इसके शॉर्टकट वही 9th क्लास के फॉर्मूले जो है वो दिमाग में रखने हैं। वॉल्यूम ऑफ द कॉन वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द आर स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर जो है वो आता है हमारे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं या फिर सेंट्रॉइड बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होता है मास ऑफ डेंसिटी, जिसको हम कैपिटल एम के साथ डिनोट करते हैं। अब मास ऑफ डेंसिटी होती क्या है, इट इज़ अ डबल इंटीग्रेशन अंडर द एरिया, जो भी रीजन दिया होगा आपके पास म्यू इंटू एक्स वाई, दैट इज़ म्यू एक्स वाई, दैट इज़ कोई भी फंक्शन होगा एक्स वाई का जो गिवन दिया होगा, डी एक्स डी वाई के साथ उसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। एम की वैल्यू निकालनी है, एक्स बार और वाई बार जो है वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर एक्स बार निकालना है तो 1/m बाहर तो आना ही आना है, साथ में जो म्यू एक्स वाई की इंटीग्रेशन के साथ क्या आएगा यहाँ पर एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और वाई बार के में 1/m तो आएगा डबल इंटीग्रेशन के साथ म्यू एक्स वाई के साथ क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। पेपर में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे आप लोगों को, सिर्फ इसके रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फॉर्मूला पूछ सकते हैं या एम की वैल्यू गिवन दे रखी होगी तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो ही दिमाग में आपने जो है वो बिठा के रखने हैं।
ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन जो है अगर सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकालना है तो वो 2 या 3 पेजेस का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू में आएंगे वो जस्ट फॉर्मूले होंगे या फिर एम की वैल्यू उन्होंने खुद निकाल के दी होगी, तो उन्होंने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पूछा होगा, ठीक है, तो वो आपने बताना है। तो उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगी कैसे आते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड इन द आर क्यूब, दैट इज इन द ट्रिपल इंटीग्रेशन में एक्स बार वाई बार जेड बार निकालना आपने। तो m की वैल्यू वैसे ही आएगी, डबल वहाँ पर डबल इंटीग्रेशन थी, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गई। म्यू एक्स वाई जेड कोई फंक्शन दे रखा होगा एक्स वाई जेड के अंदर, डी एक्स डी वाई जेड। एक्स बार निकालना है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वाई बार निकालना है तो वाई के साथ मल्टीप्लाई, जेड बार निकालना है तो जेड बार के साथ मल्टीप्लाई। 1/m जो है वो एज इट ही रहेगा आपके पास बाहर। नेक्स्ट जो है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इन द आर स्क्वायर, इसके भी जस्ट आपने फॉर्मूले ही दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, वो पेपर में आपको एमसीक्यू में सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे। इसके रिगार्डिंग बेसिक फॉर्मूले पूछ सकते हैं, वो कुछ दे सकते हैं, उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो उसमें आपने मोमेंटम ऑफ इनर्शिया याद रखना है। जब आपने आर स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन के अंदर बोला है अबाउट द एक्स एक्सिस बोला है, तो उसको डिनोट करती है आई एक्स के साथ, ठीक है। और विद अगर एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग बोला है 2 डायमेंशनल के अंदर, तो एरिया निकाल लिया, नेचुरली 2 डायमेंशनल होगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट पूछा है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, म्यू एक्स वाई डी एक्स वाई वो तो आने ही आना है आपके पास। अगर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस पूछा है तो आई वाई आएगा बाहर, और अंदर आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, म्यू एक्स वाई डी एक्स डी वाई वो तो आना ही है आपके पास। सेम एज आर क्यूब में मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दैट इज़ ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर निकालना है। तो अबाउट आई एक्स एक्सिस जब निकालना है तो यहाँ पर एक्स को एलिमिनेट कर देना है, दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालना है तो वाई को एलिमिनेट करके हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, म्यू इंटू डी एक्स डी वाई वो तो चलेगा आपके पास। विद जेड एक्सिस का निकाल ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा ऑफ एन किसके इक्वल होता है, 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 e की पावर -n dx, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिजल्ट याद रखने हैं आपने। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 1/2 की √π होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। गामा n+1 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास n का ही गामा होता है, दैट इज़ अगर आपने n का गामा निकालना है तो एक रिड्यूस करके बाहर लिख देना और उसी का ही आपने गामा फंक्शन लिख देना है। तो गामा n का एक और फॉर्मूला होता है, ये तो गामा के अंदर ही था, गामा का एक फैक्टोरियल के अंदर भी होता है। जब फैक्टोरियल के अंदर लिखना है तो n-1 का क्या आएगा, फैक्टोरियल आएगा। जितनी भी ये टर्म यहाँ पर दी होगी उसका एक कम जो है उसका फैक्टोरियल है। जैसे मैंने गामा 3 है तो गामा 3 का अगर गामा की फॉर्म में लिखना है तो वो कितना आ जाएगा, 2 × 2 गामा, ठीक है। और 2 गामा का फर्दर आप सॉल्व करोगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैंने इसको सॉल्व शायद नहीं किया है, 2 गामा का 2 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। वो गामा 3 की जो वैल्यू है वो आपके पास अगर फैक्टोरियल फॉर्म में सॉल्व करना है तो वो कितना आ जाएगा, 3 - 1 का गामा, तो वो बन जाएगा 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 ही होता है। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो पेपर में कैसे आ सकते हैं। गामा फंक्शन का जो ये फॉर्मूला था आपके पास, इसके रिगार्डिंग इंटीग्रेशन करने के लिए आ सकती है। बस इसमें ये दिमाग में रखना है कि गामा फंक्शन में जो लिमिट्स होती है वो हमारे पास 0 to इन्फिनिटी होती है, एक्स की पावर n-1 होता है, दैट इज़ 1 एक माइनस करके जो इधर पावर बचती है एक्स के ऊपर वही e की पावर में माइनस में पावर होती है उसकी, ठीक है, और उसी का ही गामा होता है। तो आपने जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 0 to इन्फिनिटी e की -x की पावर n, सॉरी यहाँ पर e की -x होगी, मैंने लिखा मैंने यहाँ पर e की -x होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है इसके साथ क्या करना है, आपने फंक्शन को कंपेयर करना है। यहाँ पर 7 आ रहा है, x की पावर 7 आ रही है, इधर n-1 आ रही है, तो कंपेयर करके
एन की वैल्यू जो है वो 8 आ रही है, तो इसका मीनिंग ये 8 गामा का फंक्शन आ रहे हैं। तो 8 गामा का फैक्टोरियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं पेपर में, इसका मे भी आंसर फैक्टोरियल में दे रखा हो या पूरा का पूरा सॉल्व करके भी आ सकते हैं, या फिर गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग भी आप उसका आंसर जो है पेपर में वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से 0 टू इन्फिनिटी e की माइनस एक्स एक्स क्यूब डी एक्स। फिर से यहाँ पर जो कंपेयर किया और एन की वैल्यू निकाली 4 का गामा निकालना, गामा का फंक्शन किया, 4 का क्या होता है हमारे पास 3 फैक्टोरियल, उसका सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई है। फ्रैक्शन में जो फॉर्मूला होता है वो गामा का चेंज होता है। मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, अगर तो एन इंटीजर होता है तो गामा हमारे पास जो है गामा की वैल्यू होती है n-1 का फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल फॉर्म में था, ठीक है। अगर तो n हमारे पास इंटीजर नहीं आ रहा तो गामा फंक्शन का हमारे पास क्या होता है n-1 इंटू n-1 का क्या होता है गामा फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला फैक्टोरियल वाला कब लेना है जब आपने इंटीजर वैल्यू सॉल्व कर रहे हो, और ये वाला गामा वाला फॉर्मूला कब लेना है जब आपके पास नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है, दैट इज फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जस्ट क्या आ जाएगा कंपेयर करोगे, कंपेयर करके हमारे पास गामा की इसकी वैल्यू जो वो कितनी बन जाएगी 1/2 प्लस का 1 कितना बन गया 3/2, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला किसका आ रहा है, ये 1/2 प्लस 1 मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब आपने n-1 के साथ क्या करना था, इसको कंपेयर करना था, n की वैल्यू कितनी आनी थी आपके पास, n की वैल्यू बननी थी आपके पास 1/2 प्लस का 1, ठीक है। तो ये n का ही गामा आ रहा है और n की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1/2 प्लस का कितना आ रहा है 1, ठीक है। वो कितना बन गया 3/2, और 3/2 के फ्रैक्शन में आ रही है तो उसका गामा फंक्शन कैसे खोलना आपने n-1 इंटू n-1 का गामा। तो इसमें से एक 1 माइनस करोगे 1/2 आ गया, और 1 फिर से एक माइनस करोगे 1/2 आया, और 1/2 का गामा की वैल्यू मैंने बताई थी 100π होती है, वो सीधी वैल्यू फिल हो जाएगी आपके पास। तो ये कुछ रिजल्ट जो है वो याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला क्या दे रखा है हमारे पास 0 to 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बीटा m और n, ठीक है, बीटा ऑफ m ऑफ n। m क्या आएगा हमारे पास x में की पावर में से आएगा, और n जो है 1 माइनस एक्स की जो पावर होगी n-1 में वहाँ से आएगा, और बीटा फंक्शन का जो गामा के साथ रिलेशन होता है वो हमारे पास ये रहा, बीटा फंक्शन बीटा ऑफ m n जो है वो गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय m प्लस n का क्या होता है गामा। यहाँ पर एक रिज़ल्ट और याद रखना है कि बीटा जो फंक्शन है चाहे m आगे आ रहा है चाहे n आगे आ रहा है, दोनों इक्वल होते हैं ये आपस में, ठीक है। कई बार पेपर में MCQ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी वैल्यू ट्रू आ रही है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि बीटा m कोमा n जो है वो बीटा n कोमा m के इक्वल ही आता है, क्योंकि n आगे आ जाएगा n पीछे आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो बीटा फंक्शन के रिगार्डिंग अगर हम क्वेश्चन देखें तो 0 to 1 आ रही है, इसकी लिमिट जो है 0 to 1 रहती है, जबकि गामा में लिमिट जो है वो 0 to इन्फिनिटी रहती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 0 to 1 एक्स की पावर 7 1 माइनस एक्स की पावर 10 आ रही है। ये दिमाग में रख रहे हैं, यहाँ पर 1 माइनस एक्स होना चाहिए और इधर एक्स सिंपल एक्स होना चाहिए। तो इसको कंपेयर किया, m-1 की वैल्यू 7 आ रही है, n-1 की वैल्यू 10 आ रही है, m की वैल्यू 8 आ गई, n की वैल्यू 11 आ गई। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया बीटा 8 और 11, और हमारे पास आ गया गामा 8 इंटू गामा 11 ओवर 8 प्लस 9 सॉरी 11 का गामा। तो यहाँ पर 8 का गामा क्या आ गया 7 फैक्टोरियल, 11 का गामा आ गया हमारे पास 10 फैक्टोरियल, और 19 का गामा आ गया हमारे पास 18 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर सकते हैं।
सेम एज इट मैंने लिए है नेक्स्ट टर्म ली मैंने फ्रैक्शन के अंदर। तो फ्रैक्शन के अंदर फिर से वही कंपेयर करके एम और एन की वैल्यू निकाली। एम और एन की वैल्यू निकालने के बाद मेरे पास फिर से वही बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लगाया। अब जब बीटा फंक्शन का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करना था। प्लस करके हमारे पास कितना बन गया 16/2। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ रही है, नॉन टीजर वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो फ्रैक्शन वाला गामा का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन की। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि XYZ फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं और रीजन हमारे पास इस टाइप का दे रखे हैं, तो तब हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। a की पावर n, b की पावर m और c की पावर n। नीचे हमारे पास p q रीजन में से जो पावर होंगी वो आएंगी और इधर गामा फंक्शन आएगा। ऊपर आएगा l ओवर p का गामा, m ओवर q का गामा और z ओवर r का गामा। और नीचे तीनों जो ऊपर टर्म्स लिखी हैं प्लस करके प्लस का 1 आएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए रखा है। यहाँ पर सपोज कर लो मेरे पास ये डबल इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन आया था। डबल में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ट्रिपल में भी। ये फॉर्मूला तीन दोनों में अप्लाई होता है आपके पास। तो देखो यहाँ पर डबल के लिए ये वाला फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यही वाला है। इसमें बस क्या है कि अगर डबल आ रहा है तो सी वाली टर्म नहीं लेनी, सी वाली टर्म नहीं लेनी, आर वाली टर्म नहीं लेनी, जेड वाली टर्म नहीं लोगे तो यहाँ से जेड को रिमूव कर दो, बाकी सारा फॉर्मूला वही बनेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स दिए हैं तो वो थोड़े से आपने दिमाग में रखने और लर्न करने इनको।